नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रुख करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मिशन 2024 के लिए चुनावी रैलियों का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी यूपी के बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव से पूर्व की पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले देश भर में चुनावी रैलियों और रोड शो का एक चरण पूरा करेंगे, जिसमें यूपी में भी 3 रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि ब्रज और पश्चिमी क्षेत्र की रैली का आयोजन बुलंदशहर में रखा गया है। वहीं आगामी दिनों में गोरखपुर और काशी क्षेत्र की रैली, आजमगढ़ और अवध और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में प्रस्तावित है। वहीं पार्टी ने तय रणनीति के तहत अलीगढ़ में प्रस्तावित रैली का स्थान बदलकर बुलंदशहर किया है। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मोदी चुनावी रैली की शुरुआत दलित बहुल्य सीट से कर रहे हैं। इसके जरिए दलित वोट बैंक साधने के साथ पश्चिम में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास है। रैली से करीब 20 लोकसभा क्षेत्रों के 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का प्रयास किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव की अधिकृत घोषणा से पहले देश भर में मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की रैलियों का एक चरण पूरा होने से पार्टी को देश में मिशन 400 पार और यूपी में लक्ष्य 80 को पूरा करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 12वां दिन है। यात्रा असम से कूच बिहार जिले के बख्शीरहाट से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी कूच बिहार शहर में मां भवानी चौक से पैदल यात्रा करेंगे। यहां से यात्रा बस से गोसडांगा पहुंचेगी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा पहुंचेगी। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी में जमकर तकरार देखी गई है। इस दौरान सीएम हेमंत विश्व शर्मा के निर्देश पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिस पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि असम का सीएम पूरे देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। वहीं दूसरी ओर राहुल की यात्रा पर एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में वे इस यात्रा में शामिल नहीं होंगी। आपको बता दें कि आज के बाद 2 दिन 26 और 27 जनवरी को यात्रा का ब्रेक रहेगा। 28 जनवरी को यात्रा फिर शुरू होगी, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग होते हुए 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। 31 जनवरी को यात्रा फिर पलादा से यात्रा फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और मुर्शिदाबाद पहुंचेगी। हेमंत HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया। केस हरवा दिया। मैंने अडानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अडानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा। मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो। कर दी। फिर मेरा घर ले लिया, सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए
मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया, ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ। मेरा घर पता कहाँ है? मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे उड़ीसा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हेमंत कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 12वां दिन है। आज यात्रा असम से कूच बिहार जिले के बख्शीरहाट से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी कूच बिहार शहर में मां भवानी चौक से पैदल यात्रा करेंगे। यहां से यात्रा बस से गोसडांगा पहुंचेगी, जिसके बाद आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री नाम क्या है? जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद तारा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जी, जैसा कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 12वां दिन है और ये बिहार जिले के बख्शीरहाट में जुड़ेगी। इस दौरान बिहार से किन किन नेतागणों के इसमें जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है? हेलो। हेलो। हाँ, बोला जी, आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 12वां दिन है जो बिहार पहुंच जाएगी। इस दौरान बिहार में कांग्रेस के कौन कौन से नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा है, उसमें कांग्रेस के जो भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको निर्देश दिया गया है पार्टी की तरफ से या जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उन सबका स्वागत है। तो उसमें कोई अलग से कोई व्यवस्था थोड़ी है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना। तो जो न्याय यात्रा के साथ है वो सब चीजें उसमें छोड़ रहा है। उसमें कोई अलग से कोई चर्चा वाले मामला नहीं है कि उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबसे विश्वास की बात करते हैं। और निश्चित रूप से राहुल जी ने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया, जो उनकी छवि बनाई गई थी, जो उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए थे, निश्चित रूप से जनता के बीच में वो जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं और उनको बदला तरीके के प्रयास कर रहे हैं। और इन सब रणनीतियों में सब चीजें किस तरह से मीडिया के माध्यम से, किस तरह से दूसरे संसाधनों के माध्यम उनका किस तरह से उनका उनकी। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि ममता बनर्जी ने तो ऐलान किया है कि उनको इस यात्रा में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है और वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। देखिए, बंगाल में कितने दिन के लिए गई है वो बताइए, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए बंगाल में कितने दिन के लिए गई हो? पर मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि वो नहीं आपने मेरे से ये बोला ना कि उनको नहीं है जानकारी, तो मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूँ कि बंगाल में कितने दिन के लिए गई है यात्रा, ये आप बताइए ना। जी चलिए, नहीं बता रही तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बंगाल में जो यात्रा जा रही है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। उसमें सबका स्वागत है। जो भी इसमें जोड़ना चाहेगा उन सबका स्वागत है। इंडिया गठबंधन के जो दल उसमें शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। तो भारत जो न्याय यात्रा है वो उसमें अगर किसी को उनके प्रदेश का मामला है वो उनको जानकारी है कि नहीं, ये उनके सोचने की बात है। लेकिन जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में इसमें कोई राजनीति थोड़ी कर रही है। राहुल गांधी जी की ये यात्रा है विशुद्ध रूप से एक जनता को जोड़ने वाली है, जनता को न्याय कराने वाली है। जनता के साथ जो आज घटनाक्रम हो रहा है पूरे देश में, किस तरह से उनको मोड़ा जा रहा है, किस तरह से उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनके मामलों को, और दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है जो उन्हें हक मिलना चाहिए उस हक से उन्हें वंचित किया जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। न्याय, और ये समझना, न्याय यात्रा विशुद्ध रूप से न्याय यात्रा समाज को, समाज की समरसता के लिए, समाज के विकास में नई धारा करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो है कि जो लोगों के साथ आज दिक्कतें आए, जो परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं,
आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कहीं किसी तरह की लोगों को सहायता नहीं मिल रही है। केवल और केवल सांप्रदायिकता का तांडव या बोलने का। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद अरुण जी। तेलंगाना सरकार के अधिकारी शिव बालकृष्ण के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड कर 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप, अचल संपत्तियों से संबंधित कई दस्तावेज और नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की 14 टीमों ने बीते दिन बालकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के राज्य भर में 20 ठिकानों पर रेड की थी। बालकृष्ण तेलंगाना रियल अरेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। बालकृष्ण हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी ने बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्ज करने का केस दर्ज किया गया है। आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जिस पर एसीबी का आरोप है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के पद पर रहते हुए बालकृष्ण ने अकूत संपत्तियां अर्जित की हैं। उन्होंने कई रियल एस्टेट कंपनियों के लिए परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। एसीबी के अधिकारियों को बालकृष्ण के पास से और ज्यादा पैसे और संपत्ति मिलने की उम्मीद है। उनके नाम 4 बैंकों में लॉकर मिले हैं, जिन्हें खोला जाएगा। साथ ही बालकृष्ण से जुड़े अधिकारियों से भी पूछताछ करेंगे। बालकृष्ण के घर की तलाशी खत्म हो गई है, लेकिन 4 जगहों पर जांच अभी भी जारी है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने सूचना जारी की है। 1132 सम्मानित कर्मियों में 277 वीरता पदकों में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 72 कर्मियों, महाराष्ट्र के 18 पुलिस कर्मियों, छत्तीसगढ़ के 26 पुलिसकर्मियों, झारखंड के 23 पुलिसकर्मियों, ओडिशा के 15 पुलिसकर्मियों, दिल्ली के 8 पुलिसकर्मियों, सीआरपीएफ के 65 पुलिसकर्मियों, एसएसबी से 21 कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। शेष कर्मी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से हैं, जबकि विशिष्ट सेवा के लिए 102 राष्ट्रपति पदक, पीएसएम में से 94 पुलिस सेवा, 4 अग्निशमन सेवा और 4 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा को प्रदान किए गए हैं। वहीं सराहनीय सेवा एमएसएम के लिए 753 पदकों में से 667 पुलिस सेवा को, 32 अग्निशमन सेवा को, 27 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा को और 27 सुधार सेवक को प्रदान किए गए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि घाटी में समारोह सुचारू और शांतिपूर्वक सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि शहर और अन्य जिला मुख्यालयों में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में विभिन्न स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित की गई हैं, खासकर शहर और अन्य जिलों के प्रवेश बिंदुओं पर। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वाहनों की औचक जांच कर रहे हैं और लोगों की तलाशी ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जम्मू में होगा, जिसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। वहीं घाटी में सबसे बड़ा समारोह यहां बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह के समारोह जिला मुख्यालयों पर भी किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि यहां स्टेडियम सहित घाटी में गणतंत्र दिवस समारोह स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आयोजन स्थलों के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने और शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी गई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी वीके ब्रादी ने पीटीआई भाषा से कहा कि व्यवस्थाएं लागू हैं, आवश्यक उपाय किए गए हैं।
थाई पूसम त्योहार के अवसर पर डिंडगुल जिले के पलानी में श्री धन्यदेव थापी स्वामी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पलानी थाई पूसम बुराई पर अच्छाई की जीत का सम्मान करने वाला त्योहार तमिल कैलेंडर में थाई महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हर साल जनवरी के महीने में यह हिंदू त्योहार कुरिंजी के स्वामी मुरुगन के जन्म का जश्न मनाता है। थाई पूसम उत्सव में प्रशिक्षित शास्त्रीय गायकों को सर्वशक्तिमान का नारा लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि भक्त संवेद स्वर में गाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। इसी उत्सव में कावड़ी भी शामिल है और कावड़ी अट्टम नामक आध्यात्मिक नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है। राजस्थान के अजमेर में हल्का कोहरा छाया है, वहीं विजिबिलिटी 200 मीटर से कम दर्ज की गई है। आपको बता दें, अजमेर में शीतलहर और हल्का कोहरा देखा गया। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन सर्दी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा हुआ है। सुबह कोहरे के साथ औस भी जमकर पड़ रही है। हालांकि इसे फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं अति घना कोहरा छाया रहा। खास तौर पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और एनसीआर में विजिबिलिटी 200 मीटर के कम दर्ज की गई है। शेखावटी क्षेत्र में अतिशीत दिन रहा। सीकर और चुरू में तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं झुंझुनू में और रतनगढ़ क्षेत्र में कहीं कहीं शीतलहर दर्ज की गई। जयपुर मौसम केंद्र के अनुमान के मुताबिक राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम पूर्णतः शुष्क रहेगा। आपको बता दें, तापमान में आगामी 3-4 दिन तक विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। ठंड में मौसम विभाग ने किसानों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना कम है, इसलिए अपनी फसलों की जरूरत के मुताबिक सिंचाई करें। साथ ही पशुपालन करने वाले लोगों को विशेष सलाह देते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में अपने पशुओं का ख्याल रखें। पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण आवश्यक होना चाहिए। रात में जानवरों को गर्म स्थान पर रखें। पशुओं को ताजा गर्म पानी और हरा चारा उपलब्ध कराएं। इंडिया और इंग्लैंड के 5 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज आज यानी 25 जनवरी से हो गया है। सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बेन डकेट और जैक क्रॉली की सलामी जोड़ी में इंग्लिश टीम को तेज तर्रार शुरुआत दी है। पहले 11 ओवर में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 50 रन पूरे किए। अश्विन ने 12वें ओवर में बेन डकेट को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद जडेजा ने अपनी स्पिन का जादू दिखाया और ओली पॉप को अपना शिकार बनाया। आपको बता दें, पहले दिन के पहले घंटे का खेल इंग्लैंड के नाम रहा, जिसमें इंग्लैंड ने 14 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बनाए। और आपको बता दें कि अगली खबर मुंबई से है, जहां एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि 25वीं और 26वीं मंजिल तक ये आग फैल गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। मुंबई नगर निगम बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक गोरेगांव पश्चिम की एक बहुमंजिला इमारत में पेंट हाउस में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, यह घटना गोरेगांव पश्चिम के महेश नगर इलाके में स्थित अनमोल प्राइड बिल्डिंग में शाम तकरीबन 6:11 पर हुई, जिसके तत्काल बाद मुंबई फायर ब्रिगेड MFV मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। बीएमसी ने संकेत दिया कि आग 25वीं और 26वीं मंजिल तक सीमित रही। इसके अतिरिक्त इमारत में किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की कोई सूचना नहीं। साथ ही सभी सुरक्षित हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग बुझ चुकी है। वहीं गोरेगांव पश्चिम में स्थित असीम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से भी भीषण आग की सूचना मिल रही है। मौके पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची। ब्रेन मुंबई नगर निगम के मुताबिक किसी के हताहत होने की सूचना इस दौरान सामने नहीं आई है।
आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में साधु और संतों के साथ करीब 10 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। पौष पूर्णिमा पर स्नान पर्व के साथ संगम की रेती पर 1 महीने का कल्पवास प्रारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान का समय सुबह 4 बजे से शुरू हुआ। माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। पुलिस और पीएससी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और एटीएस के कमांडो भी संगम तट पर निगरानी रखेंगे। कल्पवास की विधिवत शुरुआत के साथ तंबुओं की अनूठी नगरी पूरी तरह आबाद हो जाएगी। श्रद्धालु नियम संयम का पालन करते हुए मोक्ष की कामना करेंगे। माघ में हर साल लाखों श्रद्धालु 1 महीने तक मोह माया त्याग कर तंबुओं की नगरी में कल्पवास करते हैं। वहीं डीआईजी राजीव नारायण मिश्र ने बताया, पौष पूर्णिमा का पर्व है और माघ मेला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु पावन स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सभी जगह सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। आवश्यकता के अनुसार ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है। पौष पूर्णिमा का पर्व है और माघ मास प्रारंभ हो गया है। विगत 2 दिवस से लगातार माघ मेले क्षेत्र में कल्पवासियों का आगमन हो रहा था और कल्पवासियों ने आज प्रातःकाल से ही घना कोहरा और शीतलहर होने के बावजूद भी संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान प्रारंभ कर दिया है। लगातार कल्पवासी आके स्नान कर रहे हैं और अन्य श्रद्धालु भी आकर स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं। जल में सुरक्षा के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन है। प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोग, फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम सभी जल में मौजूद हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कहीं कोई दुर्घटना न हो। माघ मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम में ICCC में नियुक्त हैं जो कि नजर रख रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम लोग ड्रोन का प्रयोग भी करेंगे और महिला श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी नियुक्त की गई है। पूरे इस माघ मेले क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एएस चेक टीम्स मौजूद हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड्स अपना काम कर रहे हैं, आरएफ की टीम डिप्लॉयड है, एटीएस के कमांडोज मौजूद हैं, घुड़सवार पुलिस मौजूद है। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। पौष पूर्णिमा फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।